डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल कर लेते हैं। अब 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स में यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। What will the government establish to promote the security of ports and ships? बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसकी स्थापना करेगी? तो ये करेगी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। सरकार एक वैधानिक विकास के रूप में बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो बीओपीएस की स्थापना करेगी। बीओपीएस बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। इसका मॉडल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी पर आधारित होगा। मुख्य फोकस क्षेत्रों में जोखिम आधारित सुरक्षा, खुफिया जानकारी सुरक्षा करना, साझा करना और साइबर सुरक्षा शामिल है। सीआईएसएफ बंदरगाहों के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य करेगी। इससे भारत के समुद्री, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी। Recently, who was honored with the prestigious 40 Under 40 Lawyers Award 2025? हाल ही में किसको प्रतिष्ठित 40 Under 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? शुभम अवस्थी को। अधिवक्ता शुभम अवस्थी को 40 Under 40 लॉयर अवार्ड 2025 उन्होंने जीता है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित BW लीगल वर्ल्ड ऑफ समारोह में प्रदान किया गया। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत वकील है। चयन प्रक्रिया एक कठोर निर्णायक मंडल और साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद हुई है। कानूनी उत्कृष्टता जनहित कार्यों और मानवीय प्रयासों के लिए मान्यता प्राप्त है। According to the Supreme Court, hills below what height will not be included in the Aravalli Range? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितनी ऊंचाई से कम की पहाड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा? वे है 100 मीटर से कम। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो दिसंबर 2025 के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। इससे अरावली के लगभग 90% हिस्से पर खनन और निर्माण का खतरा बढ़ सकता है, जिससे प्रदूषण और रेगिस्तान फैलने की आशंका है। अरावली पर्वतमाला वाले कई जिले जिन्हें पहले अरावली पर्वतमाला के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अब इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इनमें शामिल है सवाई माधोपुर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये स्थान, और चित्तौड़गढ़। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर किले का घर है। नागौर, जहां FSI ने 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को अरावली के रूप में मैप किया है। Which spice is called the golden spice? किस मसाले को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है? तो ये है हल्दी। हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। हल्दी को इसके चमकीले पीले रंग, आयुर्वेद में इसके विस्तृत इतिहास और इसके अनेक स्वास्थ्य लाभों के चलते गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। हल्दी अदरक से संबंधित एक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। हल्दी की उत्पत्ति भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 4000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है। ये पदार्थ हल्दी को उसका रंग और उसके अधिकांश स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। करक्यूमिन सूजन कम करने, शरीर को नुकसान से बचाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है।
यही कारण है कि हल्दी का उपयोग आयुर्वेद और आधुनिक स्वास्थ्य में पहले से किया जाता है। हल्दी क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर लाल हो जाती है। Recently, which country issued the first polymer banknote? हाल ही में पहला पॉलीमर बैंकनोट किस देश ने जारी किया है? ये किया है ओमान ने। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया है। ये एक रियल का नोट 11 जनवरी 2026 से प्रचलन में आएगा। ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा ये जारी किया गया है। पॉलीमर के नोट कागजी मुद्रा की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित होते हैं। डिजाइन ओमान की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति को उजागर करता है। Recently, who received the prestigious French Chevalier Chevalier de l'Ordre des Arts at Dress Letters Award? हाल ही में किसको प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डे l'Ordre des Arts एंड डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रवि डीसी को। डीसी बुक्स के एमडी रवि डीसी ने सेवेलियर डे l'Ordre डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स प्राप्त किया है। ये पुरस्कार फ्रांस के राजदूत थिएरी मार्थ द्वारा प्रदान किया गया है। ये कला, साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान को मान्यता देता है। डीसी बुक फ्रेंच साहित्य का मलयालम में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। कला और साहित्य के इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना 1957 में हुई थी। ये सम्मान भारत फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। With whom was the Indian Army collaborated on AI and software डिफेंस प्रोजेक्ट? भारतीय सेना ने एआई और सॉफ्टवेयर रक्षा परियोजनाओं पर किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया है एनएसयूटी नेता सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ। भारतीय सेना ने 22 दिसंबर 2025 को एनएसयूटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी एआई आधारित और सॉफ्टवेयर संचालित रक्षा समाधानों पर केंद्रित है। एनएसयूटी के छात्र और संकाय सदस्य भारतीय सेना की वास्तविक परियोजनाओं पर काम करेंगे। विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा और ये स्वदेशी नवाचार और रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। Recently, the National Defense University for Defense and Security signed a memorandum of understanding with whom? हाल ही में रक्षा एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं डीआरडीओ के साथ। डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने 22 दिसंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की सहायता पर केंद्रित है। ये आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और आरआरयू गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। Recently, which new anti-waste shallow water craft joined the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा नया एंटी वेस्ट शैलो वाटर क्राफ्ट शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आईएनएस अंजदीप।
अंजदीप भारतीय नौसेना को सौंपी गई तीसरी ASW सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका निर्माण GRSE ने एक LNT शिपयार्ड के साथ साझेदारी में PPP मॉडल में के तहत किया है। अत्याधुनिक सोनार, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से सज्जित है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। Under the India-New Zealand FTA, what percentage of New Zealand export to India will have tariffs reduced or eliminated? भारत और न्यूजीलैंड के FTA के तहत भारत में न्यूजीलैंड के कितने प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ कम या फिर खत्म होंगे? तो ये 95%। भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते FTA की वार्ता पूरी की। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान मार्च 2025 में वार्ता शुरू हुई। FTA को रिकॉर्ड 9 महीने में संपन्न किया गया। भारत को न्यूजीलैंड से होने वाले 95% निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम या फिर समाप्त कर दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश कर सकता है और हाल के वर्षों में भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता है। Which city in India is known as the City of Literature? भारत का कौन सा शहर साहित्य के शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये है कोझिकोड। केरल में स्थित कोझिकोड, जिसे कि कालीकट के रूप में भी जाना जाता है, उसे भारत के साहित्य के शहर का दर्जा मिला है। कोझिकोड भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को के वैश्विक साहित्य शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये शहर सभी आयु वर्ग के लोगों में पढ़ने की बहुत प्रबल आदत है। इसने मलयालम पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोझिकोड की कई साहित्यिक कृतियां को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया है। लेखक समूह और कार्यशालाएं युवा और नए लेखकों को विकसित होने में मदद करती हैं। What was the growth recorded in the production of 8 major sectors of India in November 2025? भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में नवंबर 2025 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 1.8%। नवंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें सीमेंट 14.5% और स्टील 6.1%। ये विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने उर्वरक और कोयले के क्षेत्र में मामूली विस्तार दर्ज किया गया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आई है और मुख्य उद्योगों का IIP भार 40% से अधिक हिस्सा है। Recently, Bluebird Block 2 communication satellite will be launched by whom? हाल ही में Bluebird Block 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन LVM-3M6 मिशन का उपयोग करके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा।
AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित ये उपग्रह पृथ्वी की निम्नतम कक्षा में स्थापित किए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह होगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सीधे विश्व भर के सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंचाना। Recently, when was National Farmer Day celebrated? हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2001 में घोषित किया गया था। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये सतत कृषि और किसानों के कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है।